पिछले एपिसोड में आपने सुना आयुष ने कैसे गांव वालों को पिशाचों से मुक्त कराकर सरपंच जी को सौंपा और अचानक आकाश में किसी महिला की आवाज आयुष के कानों तक पहुंची। आयुष लड़खड़ाते हुए जमीन पर जा गिरा। आयुष पर बुरी शक्तियों ने हमला बोला। रात के अंधेरे में दिव्या को कुछ नहीं सूझ रहा था कि ऐसी हालत में क्या करे, कहां जाए। अपनी शक्तियों को धार देने के लिए आयुष आचार्य वशिष्ठ के गुप्त स्थान पर साधना करने गया, जहां उसे एक रहस्यमयी बॉक्स मिला। अब आगे। हाँ, ये सारा सामान मेरे दादाजी का ही है। आयुष दिव्या की जिज्ञासा शांत करते हुए बोला। आयुष की बातें सुनकर दिव्या सोच में पड़ गई थी कि कैसे कोई अपनी चीजों को इतना करीने से रख सकता है। आधी रात का समय, दिव्या गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक तेज आहट से उसकी आंखें खुल गईं। आवाज बगल के कमरे से आ रही थी। दिव्या तुरंत उठकर बगल के कमरे में पहुंची तो आयुष को देखकर दंग रह गई। उसके शरीर पर बक्से से निकला पीला कुर्ता, सर पर पगड़ी, पैरों में धोती व हाथों में तलवार लिए वो एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा था। कुर्सी पर बैठा आयुष आध्यात्मिक शक्ति को महसूस कर रहा था। आयुष का सिर दिव्य रोशनी से प्रकाशित हो रहा था। दूर से देखने पर उसकी आभा बिल्कुल आचार्य वशिष्ठ से मिल रही थी। धीरे धीरे दैवीय शक्तियां आयुष के भीतर प्रवेश कर रही थी। आयुष को ऐसी दशा में देखते ही दिव्या तेज आवाज में बोली, आयुष, ये तुम क्या कर रहे हो? दिव्या की आवाज सुनते ही आयुष ने कहा, दिव्या, ये सारी चीजें मेरी नहीं है। ये कब खत्म हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए मैंने इन्हें धारण कर लिया। आयुष की बातें सुनते ही दिव्या ने कहा, यह समय मूर्खतापूर्वक कार्य करने का नहीं है। तुम आचार्य वशिष्ठ के वस्त्रों को पहनकर पिशाचों को सबक सिखा सकते हो। दिव्या की बातें सुनकर आयुष थोड़ी देर खामोशी से सोचता रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, दिव्या, तुम सही कह रही हो। हमें इनका प्रयोग पिशाचों के खिलाफ युद्ध में करना चाहिए। आयुष की बातें सुनकर दिव्या ने कहा, बिल्कुल आयुष, अगर इन वस्तुओं को इतने व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित किया गया था तो ये वस्तुएं अवश्य ही काम की होंगी। आयुष खुशी से मन ही मन उछल रहा था, मानो उसे पिशाचों के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए कुंजी मिल गई हो। आयुष मुस्कुराते हुए बोला, इन वस्त्रों के उपयोग को देखकर जरूर दादाजी की आत्मा को शांति मिलेगी। दिन का समय, दूर पहाड़ी पर लोग अपनी बकरी चराते हुए दिख रहे थे। आयुष अपने घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठा अपने घावों पर मलहम लगा रहा था कि तभी दिव्या कमरे से निकलकर आयुष के पास बैठते हुए बोली, आयुष, तुम्हारे घाव अभी तक ठीक नहीं हुए हैं क्या? हाँ, लगभग आधे जख्म भर चुके हैं। आयुष की बातें सुनकर दिव्या बोली, आयुष, पिशाचों पर चढ़ाई करने से पहले अपने घाव ठीक कर लो। नहीं दिव्या, मैं अपने घाव के ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकता। दिव्या ने चौंकते हुए कहा, मैं कुछ समझी नहीं। हमारे पास इंतजार करने का समय नहीं है दिव्या। अगर हम उन्हें पर्याप्त समय देंगे तो वे लोग और खतरनाक हो जाएंगे। आयुष ने दिव्या को समझाते हुए कहा। आयुष की बातें सुनते ही दिव्या बोली, चलो आज रात ही पिशाचों को सबक सिखाते हैं। दिव्या की बातें सुनते ही आयुष ने पूरे उत्साह से अपनी हथेलियां फर्श पर दे मारी। आयुष पूरे जोश में पिशाचों से निपटने के लिए तैयार था। क्रूर के साथ क्रूरता से पेश आना ही बुद्धिमानी है आयुष, दिव्या ने आयुष से कहा। दिव्या की बातें सुनते ही आयुष ने कहा, उन्होंने हमारी दुनिया को नष्ट किया है, हमारी खुशियों को तहस नहस किया है और कई निर्दोष लोगों को भी मार डाला। हम सारे पिशाचों को मौत के घाट उतार देंगे। आयुष का गुस्सा देखकर दिव्या उसके और करीब जाकर बोली, इस गुस्से को बचा कर रखो, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। दिव्या की बातें सुनकर आयुष बोला, दिव्या, आज रात हम एक मुश्किल जंग जीतने के लिए निकल रहे हैं। हमें अपनी तरफ से पूरी रणनीति बनाकर रखनी होगी ताकि कोई भी बाधा हमारे पांव की जंजीर ना बन सके।
आयुष की बातें सुनते ही दिव्या बोली, बिल्कुल, बिना रणनीति के कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। आयुष और दिव्या अब निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने अपनी आभा छुपाने के लिए ऊपर से कपड़े डाल लिए थे ताकि कोई बुरी आत्मा या पिशाच उन्हें पहचान ना सके। आयुष निकलते वक्त आचार्य वशिष्ठ की तस्वीर के सामने प्रार्थना करते हुए बोला, दादाजी, आपका पोता विजयी हो और बुरी आत्माओं का संहार कर इस पृथ्वी की रक्षा करने में सफल हो। आयुष दिव्या के साथ अंधेरे जंगल, पहाड़, नाले पार करता हुआ पिशाचों की तलाश में भटक रहे थे कि आचार्य वशिष्ठ के जादुई हथियार से आयुष को पिशाचों की उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने तुरंत दिव्या से कहा, दिव्या, हम पिशाचों के काफी निकट आ चुके हैं। आयुष और दिव्या तेजी से चोटी को पार करते हुए एक कब्रिस्तान के किनारे जा पहुंचे। सारे के सारे पिशाच यहीं छिपे हुए हैं, आयुष ने दिव्या से कहा। आयुष की बातें सुनते ही दिव्या ने कहा, हम दोनों को दो अलग अलग दिशाओं से कब्रिस्तान में प्रवेश करना चाहिए। आयुष ने दिव्या के सुझाव पर हामी भरी और दोनों ने अलग अलग दिशाओं से कब्रिस्तान में प्रवेश किया तो पाया कि चारों तरफ काली शक्तियां फैली हुई थी। पूरे कब्रिस्तान से नकारात्मक ऊर्जा निकल रही थी। आयुष ने जैसे कुछ ही कदम कब्रिस्तान में बढ़ाए तो उसे कब्र के ऊपर पिशाच राज बहुआ, बूढ़ा पिशाच और आरोही को बैठे हुए देखा। आयुष के कदम एकाएक रुक गए। तीनों कुछ बातें कर रहे थे। आयुष और दिव्या उनकी बातें सुनने के लिए थोड़ा और आगे बढ़े। हम कल रात ही आचार्य वशिष्ठ की पुस्तक ढूंढकर हासिल कर लेंगे, पिशाच राज बहुआ ने कहा। आयुष ने चुपके से एक सुनहरी अगरबत्ती जो एक विशेष प्रकार की धातु से बनाई गई थी उसे कब्रिस्तान में जला दिया। जैसे जैसे अगरबत्ती की सुगंध उन तीनों पिशाचों तक पहुंच रही थी, वैसे वैसे उनकी शक्तियां नष्ट होती जा रही थी। दूसरी तरफ से आक्रमण करने के लिए दिव्या भी तैयार बैठी थी। वो मौके की तलाश में थी कि जैसे ही आयुष से हरी झंडी मिलती है वो धावा बोल देगी। आरोही, तुमने इस खूबसूरत जगह के बारे में पहले क्यों नहीं बताया था? पिशाच राज बहुआ ने लंबी सांस लेते हुए बोला। पिशाच राज की बातें सुनते ही बूढ़ा पिशाच बोला, तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। सुनहरी धूप की अगरबत्ती लगभग आधी जल चुकी थी और सभी पिशाचों की शक्तियां लगभग खत्म हो चुकी थी। आयुष ने बची हुई अगरबत्ती सुरक्षित रख दी। आरोही ने हंसते हुए पिशाच राज से बोला, कल की रात इस वक्त हम लोग जश्न मना रहे होंगे। आरोही और पिशाच राज बहुआ की बातें सुनकर आयुष खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। जश्न तो आज भी मनाया जाएगा, लेकिन अफसोस पिशाचों का नहीं। इतना बोलते ही आयुष ने आक्रमण का इशारा दिव्या को दिया। आयुष का संकेत पाते ही अचानक दिव्या वहां से गायब हो गई। आयुष को समझ पाता तब तक दिव्या पिशाच राज के सामने खड़ी थी। बढ़े हुए बाल, लंबे नाखून और लाल व काले खून से भीगा शरीर दिव्या को इस रूप में देखकर क्षण भर के लिए आयुष की आंखें खुली की खुली रह गई थी। इससे पहले पिशाच राज बहुआ कुछ समझ पाता तब तक दिव्या ने उस पर पागलों की तरह हमला कर दिया। मरने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई? पिशाच राज बहुआ जोर से चिल्लाया। पिशाच राज को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि दिव्या और आयुष आधी रात को कब्रिस्तान पर हमला कर देंगे। जो कुछ हुआ अचानक हुआ, न उठने का मौका न समझने का। दिव्या चीख रही थी। उसने अपने बड़े व नुकीले नाखूनों से पिशाच राज को घायल कर दिया था। पिशाच राज असहनीय पीड़ा से कराह रहा था। तभी अचानक दिव्या ने अपने दोनों हाथ के नाखूनों को तेज रफ्तार से पिशाच राज बहुआ के सीने में धंसा दिया। जब दिव्या ने अपना हाथ बाहर निकाला तो उसका हाथ खाली नहीं था, बल्कि उसके हाथ में पिशाच राज बहुआ का दिल था। मौत, मौत! पिशाच राज बहुआ की मृत्यु हो चुकी थी।
पिशाच राज बहुआ के मरते ही बूढ़ा पिशाच और आरोही गुस्से से दिव्या की तरफ दौड़े। तभी आयुष ने बीच में आकर बूढ़े पिशाच को रोक लिया और बोला, अरे कमीनो, तुम्हारी भी उम्र हो चुकी है, पृथ्वी का भार कब तक बने रहोगे? आयुष की बातें सुनते ही बूढ़े पिशाच ने आयुष से कहा, ओह, तो तुम लोग घात लगाकर बैठे थे। बूढ़े पिशाच की बात सुनकर आयुष ने कहा, मुझे नहीं मालूम मैं घात लगाकर बैठा था या अचानक हमला कर दिया, मुझे सिर्फ मेरा दुश्मन दिखाई दे रहा था। आयुष की बातें सुनते ही बूढ़ा पिशाच बोला, मुझे ये जानकर दुख हुआ कि मेरे पीठ में तुमने छुरा घोंपा है, इसलिए इतना जरूर कहूंगा कि मैं तुम्हें यहां से भागने नहीं दूंगा। बूढ़े पिशाच की बातें सुनते ही आयुष ने कड़क आवाज में कहा, अच्छा, निर्दोष की जान तुम लोग लो, बेसहारा लोगों को तुम लोग परेशान करो और पीठ में छुरा मैं घोंप रहा हूं। दुष्ट बालक, मुझसे जवान लड़ाता है, रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूं। क्या बूढ़ा पिशाच खत्म कर देगा आयुष का खेल या बच जाएगी आयुष की जान? कैसे होगी कब्रिस्तान चैप्टर की एंडिंग जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।